First of all, we will introduce the examination. What is the CSS exam? Then we will tell you what is the syllabus of CSS exam. Are you watching the screen? Then causes of failure. सबसे बड़ी जो मतलब खूबसूरत बात है कि हमें ये नहीं पता कि failure की reasons क्या हैं. फिर what is in English essay? Essay in fact है क्या चीज? उसके बाद how to start essay writing. Then we will elaborate some graphical representation of the essay writing. Then I'll tell you what are the components of essay. And finally, we will be having a simulation exercise. अब इस सारे process में जो important चीज है, जो बिल्कुल न्यू बच्चे हैं, उनको सबसे पहला सवाल ये होता है कि CSS का एग्जाम है क्या? ऐसी बात है या पता है आप लोगों को? समझो पता है, ठीक है. और जिनको नहीं पता उनके लिए हम एलाबोरेट कर देते हैं. अगर हम बात करें CSS एग्जाम की, जो बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ठीक है जी, आपकी फेडरल लेवल का कंपेटिटिव एग्जाम है जिसमें डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में आप फॉल करते हैं आफ्टर योर एलोकेशन. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि CSS का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है. ब्रीफ ओवरव्यू में अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि CSS का सिलेबस जो है बेसिकली ये 1500 मार्क्स का आपका एग्जाम है. ठीक है जी. अब इस 1500 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक आपका रिटन एग्जाम है एंड सेकंड वन इज वाइवा. अब मेन हमारा जो कंसर्न है दैट इज द रिटन एग्जाम. रिटन एग्जाम में आपके 1200 मार्क्स के ये एग्जाम है. इन 1200 मार्क्स को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. नंबर 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड नंबर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. ठीक है जी. अब मेन जो कंसर्न हमारा है आज का, ऑप्शनल की तो एक लंबी लिस्ट है. ऑलमोस्ट आपके कोई 50 प्लस सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं. उसमें से आपने अपनी मर्जी का एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होता है 600 मार्क्स के. कंपल्सरी सब्जेक्ट्स मेन कंसर्न है. कंपल्सरी में हमारा जो पहला सब्जेक्ट है दैट इज इंग्लिश एसे. इट्स 100 मार्क्स पेपर. आपके पासिंग मार्क्स 40 हैं, so don't worry about it. Second is English Praise and Composition, 100 मार्क्स. नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें. वैसे FPSC की वेबसाइट पे इसका पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है. यू कैन एक्सप्लोर फ्रॉम देयर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसमें है क्या. तीसरा पेपर है आपका इस्लामिक स्टडी का, 100 मार्क्स. कीप इन माइंड ये तीनों पेपर पास करने लाजमी है. अगर आपके 1200 में से जो है 900 भी नंबर आ गए, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट फेल हुआ तो आप पूरे के पूरे एग्जाम में फेल हैं. नंबर 4 पे आपका करंट अफेयर्स, $100 मार्क्स. उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स, 100 मार्क्स. और आपका छठा सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी GSA, 100 मार्क्स. ये आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जो हर बच्चे ने पढ़ने हैं जो भी CSS करेगा. आज का हमारा जो कंसर्न है दैट इज द इंग्लिश एसे. मेनली हमारा कंसर्न ये होता है कि बच्चे इसमें ज्यादा फेल होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ जो आप कह लें कि आइडियोलॉजीज, डिफरेंट काइंड ऑफ रिटोरिक्स रिगार्डिंग ऐसे पेपर हमारी मार्केट में आपको मिल जाएंगे. बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी ऐसे राइटिंग हैज नो रूल. कुछ लोग कहते हैं जी ऐसे राइटिंग जो है वो आप बाकी 1200-1100 नंबर तैयार कर लें और उसके बाद ऐसे राइटिंग आप खुद कर लेंगे क्योंकि आपको कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बाकी लिखना आप सीख लेंगे. तीसरा जो मतलब एक तरीका कार इख्तियार किया जाता है वो ये है कि नॉर्मली बच्चे रिटन नोट्स या बुक्स से पैराग्राफ्स याद करके चले जाते हैं. आई डोंट एग्री विद ऑल दीज टेक्निक्स. हम किप्स के फोरम से यहाँ आपको बेसिकली स्किल देंगे,
how to write. I will not give you the handwritten essay. I'll give you the skill, how to write, how to explore. Basically, आपके जितने भी CSS एस्पायरेंट्स हैं, उसकी फेलियर की वजह सबसे बड़ी ये है कि किसी बच्चे ने आज तक CSS के ऐसे का सिलेबस नहीं देखा. Have you seen? क्या सिलेबस है? नहीं, आपके सिलेबस के कंटेंट के अंदर क्या लिखा हुआ? हमने उसको आज तक पढ़ा ही नहीं. बेटे उसमें बड़ी क्लियर सी बातें लिखी हुई हैं. वो कहता है कि जी आपने 10 टॉपिक्स जो हैं उसमें से किसी एक पे ऐसे लिखना है, और आपका ऐसे जो है वो कैसा होना चाहिए. नंबर 1 पे वो कह रहा है जनाब कि आपका ऐसे, लेट मी करेक्ट है, नंबर 1 आपका ऐसे रिसर्च बेस्ड होना चाहिए. कंटेंट की जो पहली रिक्वायरमेंट है, रिसर्च बेस्ड नॉलेज. दूसरी इसकी जो रिक्वायरमेंट है आपके सिलेबस में लिखी हुई है कि आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए. थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं कि जी आपका जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो लैंग्वेज है वो आर्टिकुलेटेड होनी चाहिए. क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है जी. उसके बाद सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज. और style of essay writing. You have to write it down on the style of essay writing. अब ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं, 3-4 जो मतलब पॉइंट आपके सिलेबस में. इसमें भी याद रखें कि जो पहले 2 पॉइंट है ना, these one, these define the content. आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए. हम जो कहते हैं ना कि जी करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ लेंगे तो हमारा तो ऐसे हो जाएगा. फेलियर की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ऐसे को एज अ 100 मार्क्स पेपर तैयार ही कभी नहीं करते. हमें कोई बताता ही नहीं है कि किस तरह से करना. सो आज हम बताएंगे आपको कि हाउ टू रिसर्च ऑन द टॉपिक. उसके बाद व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव एसे. दीज 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर कंटेंट. उसके बाद आपका आ जाता है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन आपका कैसा होनी चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए. तो कहते हैं आर्टिकुलेटेड फॉर्म में आपने लिखना है, क्लियर लिखना है. क्लियर अब तब होंगे, क्लैरिटी तब होगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड, जब आपको उस टॉपिक के ऊपर अबूर होगा, जब आपने उस टॉपिक को तैयार किया होगा. फिर सिंपल लूसिड लैंग्वेज. एक बड़ी जनरल परसेप्शन है कि जी सीएसएस का ऐसे ऐसे लिखा होना चाहिए कि जनाब पढ़ने वाला जो है वो परेशान हो जाए, इतना मुश्किल लैंग्वेज. इट्स नॉट लाइक दैट. जो बेटे सीएसएस की रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि आपने अपनी थॉट्स एग्जामिनर तक पहुंचानी है. मतलब मैं अपने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे हमेशा एक बात करता हूँ कि आप पहले दिन उनसे मैं इंट्रोडक्शन लिखवाता हूँ कि राइट डाउन योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आप उसको मैं मार्क नहीं करता, उसको मैं कहता हूँ जी आप संभाल के रखें. आफ्टर 1 month आप उसको रीड करें, रीड इट योरसेल्फ. यू विल कम टू नो कि आप में कोई चेंज आया या नहीं आया. दिस इज हाउ टू मेक यू स्किलफुल, हाउ टू मेक यू अ गुड राइटर. अब हम बात करें कि आर्टिकुलेटेड लैंग्वेज क्या है, सिंपल लैंग्वेज क्या है, स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग क्या, जो बंदे कहते हैं जी मतलब ऐसे राइटिंग हैज नो रूल, ऐसे राइटिंग को है. अब मुझे बताएं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उन्होंने एक पूरा मॉड्यूल ऐसे का बना दिया है तो उनको रूल ही कोई नहीं मिला. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमारी डिस्कशन जो है यहाँ तक है कि सबसे पहले सिलेबस की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं. नंबर 1 कंटेंट एंड नंबर 2 एक्सप्रेशन. कंटेंट में हम सबसे पहले जाते हैं कि हाउ टू रिसर्च ऑन द टॉपिक. मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाऊंगा और आपने उसको एक्सप्लोर करना है. मिसाल के तौर पे हम एक टॉपिक लेते हैं पॉवर्टी. अब मैं कहता हूँ जी पॉवर्टी के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करें.
ऑल्दो के आपके सीएसएस के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा जी पॉवर्टी के ऊपर नोट लिखें, वो इस पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स देगा, डिफरेंट जो है बाकी टॉपिक्स को कनेक्ट करेगा इसके साथ। लेकिन हमने चूंकि ग्रास रूट लेवल से सीखना है, लर्न करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव वे से तैयार करना। कॉम्प्रिहेंसिव मींस यू आर सपोज टू कवर ऑल द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द गिवन टॉपिक। मिसाल के तौर पे गुर्बत क्या है, एक जनरल परसेप्शन है। याद रखिए कि एक तो मतलब मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ तैयारी करें, आप में क्रिएटिविटी उसको रिक्वायर है। मिसाल के तौर पे गुर्बत की जनाब ये काजेज हैं जी, ये इसके इम्पैक्ट्स हैं, ये इसके सॉल्यूशंस हैं जो हर किताब में लिखे हुए हैं। अब आप खुद ऑब्जर्व करें अपने इर्द गिर्द जो पॉवर्टी है, आप देखिए कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। क्या कोई इनोवेटिव आइडिया आपके माइंड में आता है? क्या कोई इनोवेटिव आइडिया ऐसा माइंड में आता है कि जिससे हम कहें यार ये इसका सोल्यूशन है? दिस इज हाउ टू, इसमें मतलब कहते हैं जी हाउ पार्ट। ऐसे के टॉपिक में हमने व्हाट, हाउ और सजेशन, ये सारी चीजें मतलब हमने करनी होती है, एक्सप्लोर करना होता है। अब देखिए हमें ब्रेनस्टॉर्म करना नहीं आता चीजों के ऊपर। मिसाल के तौर पे आई एम आस्किंग यू टू राइट एन एसे ऑन दिस चेयर और टेबल, आप 2-3 पॉइंट लिख के खत्म हो जाएगा आपका नॉलेज। उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ बेटे मॉड्यूल्स हैं, उनको हमने अपने जहन में रखना है। देन भी याद रखें कि इंसान ने आज तक साइंस में या बाकी फील्ड में जितनी भी तरक्की की है, जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन। हम इनफैक्ट इन अस्पायर कर रहे होते हैं कि हमें जनाब कोई पकी पकाई खीर मिल जाए और हम खुद से ही हाफिज बन जाए। ऐसा नहीं है, वी हैव टू रिसर्च। न्यूटन ने मतलब जब गिरता हुआ देखा था सेब, तो उस पर उसने सवाल उठाया था कि क्यों गिरा है। ठीक है जी। इसी तरह से जो रिलीजन की एवोल्यूशन हुई है, इसी तरह से साइंस की एवोल्यूशन हुई है, फिलोसफी की एवोल्यूशन हुई है, लोगों ने उस पर सवाल किए। सेम इज द केस रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो है ऐसे में बेटे, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या हैं? गुर्बत सबसे पहले जनाब, व्हाट इज इट, है क्या चीज? philosophers definitions, different schools of thoughts definitions, different international organizations definitions, poverty line क्या है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें क्रैम कर ले, मेक इट अंडरस्टैंडिंग, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी जो बात हम करते हैं, हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री इसकी क्या है। मिसाल के तौर पे ये चेयर है तो कभी किसी ने बनाई होगी, ये ग्लास ऑफ वाटर है तो कभी किसी ने बनाया होगा। अगर ये डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक सेटअप किसी ने बनाया था ना हिस्ट्री में। अगर ये प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है तो वे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट किसी ने बनाई थी। करप्शन की बात करें तो हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन से भी इसकी मिसालें मिलती हैं। अगर हम बात करें, हम इस्लाम से इसकी मिसालें लें तो वो कौमें जो कम तोलती थी, दैट वाज करप्शन। यू कैन कोट ऑल दीज थिंग्स। सो वी हैव टू कवर ऑल द, आपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव लेना है, आपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव लेना है, आपने सोशल पर्सपेक्टिव लेना है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लेना है, आपने अपना जाती जो है मतलब ओपिनियन उसको भी एक्सप्लोर करना है। गॉट इट? तो हम किसी भी चीज की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका ग्लोबल स्टेटस क्या है। ग्लोबल स्टेटस के बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें साउथ एशिया और पाकिस्तान, यहाँ पे इस चीज का क्या स्टेटस है? आइदर इट्स एजुकेशन, इट्स करप्शन, इट्स द पॉवर्टी, इट्स अनएम्प्लॉयमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, व्हाटएवर इज द टॉपिक। उसके बाद याद रखें कि कोई भी टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जनरली आइदर इट्स सक्सेस और द फेलियर। अगर वो सक्सेस है तो सक्सेस के पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स तो होंगे बच्चे। हम कहते हैं जी फैक्टर्स ऑफ सक्सेस। इफ इट इज अ फेलियर, हम कहते हैं जी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फेल हो चुकी है, तो फेलियर के पीछे भी क्या होंगे? काजेस, काजेस होंगे। ठीक है, नाम चेंज हो जाएगा, इसके कुछ ना कुछ इंपैक्ट्स आएंगे हमारे सामने। इंपैक्ट्स के बाद हम फिर सोल्यूशन पे जाते हैं, सजेशंस, हाउ टू इंप्रूव, हाउ टू कंट्रोल दिस इशू।
तो हमें एक जनरल परसेप्शन मिल गई कि मुझे कोई भी टॉपिक दिया जाता है, मुझे कहा जाता है जिस LCD के ऊपर लिखूं, मैं अपने दिमाग में जो सवाल बनाऊंगा कि ये है क्या चीज फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद इसकी टाइप्स इफ एनी, बाजू का टाइप्स पे भी हम जाते हैं, अगर एजुकेशन है एजुकेशन की टाइप्स हो जाती हैं, गवर्नेंस का सिस्टम है, करप्शन है, टाइप्स पे भी हम जाते हैं, इसमें हम मिस कर गए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ग्लोबल स्टेटस क्या है, LCD कितनी किस्म की है जनाब, गवर्नेंस के सिस्टम कितनी, करप्शन कितनी तरह की है दुनिया में, डेवलप्ड वर्ल्ड में, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में इनका क्या स्टेटस है। अच्छा, उसके बाद हम फिर पाकिस्तान पे आते हैं, फिर काजेज, इम्पैक्ट्स, फैक्टर्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब सबसे जो खूबसूरत बात है, दीज ऑल आर क्वेश्चंस, हमें कुछ नहीं आता अभी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं जी हमें हर चीज जुबानी याद हो जाए फिर हम ऐसे लिखें, लेकिन हम इस पर रिसर्च नहीं करते। सबसे बड़ी फेलियर की वजह यह है कि हम ऐसे को 100 मार्क्स पेपर तैयार नहीं करते। और यू बिलीव के ऐसे के टोटल जो टॉपिक्स हैं, टोटल टॉपिक्स 15 है, अराउंड 10 to 15। अभी यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने एक टॉपिक लिया है पॉवर्टी, एक लेता हूँ मैं टॉपिक इकोनॉमी, एक डेमोक्रेसी, एक गुड गवर्नेंस, एक जनाब अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। हाँ जी, विमेन है, एजुकेशन है, ठीक है। अब मैं एक टॉपिक उठाता हूँ इसमें से, मैं कहता हूँ जी पॉवर्टी इज वन ऑफ द टॉपिक्स। हमारा बेटे ऐसे लिखने से पहला जो काम है वो कंटेंट को इकट्ठा करना है। अब आप कंटेंट कहाँ से इकट्ठा करेंगे, आपके वन क्लिक पे अवेलेबल है सारा डेटा। आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, उसके बाद आपने रिसर्च पेपर्स आप सिंपल उस स्टेटमेंट को गूगल में लिखेंगे, .pdf लिखेंगे तो आपके सामने रिसर्च पेपर आ जाएंगे। लेकिन कीप इन माइंड के स्टैटिस्टिक्स वाले रिसर्च पेपर्स आप ना पढ़ें, सोशल साइंसेज के पढ़ें जिसमें ओपिनियन दिया गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये सवाल आपके सारे माइंड में है, नाउ यू हैव टू गो फॉर द आंसर्स। आंसर्स आपको मिलेंगे बेटा जी रिसर्च से। जब आपने पॉवर्टी के टॉपिक को हर तरह से, मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं जी गुर्बत वायलेंस काज करती है। इस्लाम में क्या कहा गया जी, गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। पॉवर्टी लीड्स टू डिसबिलीफ, पॉवर्टी लीड्स टू डिप्रेशन, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। इज ऑल आर द ऐसे टॉपिक्स। अब है क्या कि जब हमने पॉवर्टी को हर एंगल से एक्सप्लोर किया होगा, अब जब सजेशन की बात आएगी तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि जनाब के सियासतदान बेहतर हो जाएं जी, आप ये बुकिश बातें हैं, सारी किताबी बातें हैं कि जनाब लिटरेसी रेट अच्छा कर दिया जाए, अच्छा जी करप्शन खत्म कर दी जाए, ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, ये किताबी बातें। यू हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल वंस यू आर सजेस्टिंग दी वे आउट। मिसाल के तौर पे आप बेटे इंटरनेशनल मॉडल्स पढ़ें, कम से कम 2-3 इंटरनेशनल मॉडल्स के फलां कंट्री में ये सोशो इकोनॉमिक मतलब कंडीशंस थी जो पाकिस्तान से मैच होती हैं, और उन्होंने फिर क्या किया कि ये सोल्यूशन दिया, दैट इज प्रैक्टिकल। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी माइक्रो फाइनेंसिंग, डॉक्टर यूनुस ने माइक्रो फाइनेंसिंग स्टार्ट किया है और नोबेल लॉरिएट है, वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, इसने माइक्रो फाइनेंसिंग स्टार्ट किया। वी कैन कोट वन ऑफ द मॉडल्स, हम कहते हैं जी इस्लामिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम। कौन सा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, आपका ज़कात का निज़ाम। लेकिन ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज नॉट ओनली कंसिस्टेड ऑफ दिस ज़कात, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सदके हैं, सदका जात हैं, खैरात है, इसके अलावा आपका मतलब कफारा जात है। ये सारी चीजें जो छोटी छोटी मतलब पेनल्टीज रखी हुई हैं इस्लाम में, वो बेसिकली आपकी पॉवर्टी की एलिवेशन के लिए। मॉडल्स। अब जब आप बात करेंगे ना कि फलां कंट्री ने या फलां रिलीजन ने या फलां थिंक टैंक ने ये सोल्यूशन दिया है और इसको अडॉप्ट करते हुए आप फर्दर कर सकते करें, आपकी बात में वजन होगा। लेकिन आप कहें कि जी नहीं एजुकेशन करते लोगों को, बट सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू एजुकेट, यू आर गिविंग दी सॉल्यूशंस। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम फेलियर में, हम कहते हैं नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं कि काजेस को रिवर्ट कर देते हैं, सजेशंस बना देते हैं और कहते हैं जी हमारा ऐसे हो। बेटा जी याद रखें कि आपने प्रैक्टिकल थॉट्स देनी है। आपका ऐसे जो है वो ऐसा पीस ऑफ पेपर होता है जो कि काइंड ऑफ एनालिसिस पेपर होता है, जो कि आपकी बेसिकली कमेंट्री होती है किसी टॉपिक के ऊपर, आपका ओपिनियन होता है। जब आपका ओपिनियन नहीं जाएगा तो आप पास नहीं हो सकते। अब पहला बैरियर यहाँ पे आता है फेलियर में कि हमारे पास कंटेंट ही नहीं। हमने तो जनाब करंट अफेयर्स पढ़ा था, हमने तो जनाब पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा था, इस्लामिक स्टडी पढ़ी थी, अच्छा जी उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यू डोंट हैव टाइम टू एक्सट्रैक्ट इन 3 hours।
यू हैव टू प्रिपेयर दिस पेपर एज अ 100 मार्क्स पेपर। और 100 मार्क्स पेपर के लिए ये 15 टॉपिक तैयार कर लें। आई कैन गारंटी इंशाल्लाह आप में से मतलब अगर उसको आप अच्छे तरीके से मेरे मेथड से कर लें तो बंदा फेल नहीं हो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, वी वर 11 फेलोज, alhamdulillah we all secured allocation, no one got failed in essay or any of the other paper। और essay के लिए जो हमने टेक्निक बनाई, जो हमने तरीकाकार इख्तियार किया, मैं चाहता हूं कि मतलब आप तक भी वो पहुंचे ताकि आप भी उसको जो है वो क्रैक कर सकें। आपके बेटे क्या इशू बना था ऐसे में? ठीक है, 25 मार्क्स मीन के कंटेंट में भी इशू था और एक्सप्रेशन में भी इशू था। मैं मिसाल के तौर पे बच्चों से ना यहाँ पे तरीकाकार ये करते हैं कि हम एक उर्दू का छोटा सा पैराग्राफ देते हैं और उसको कहते हैं ट्रांसलेटेड इंग्लिश, और आफ्टर 10 और 15 मिनट्स जब वो ट्रांसलेट करते हैं, अगर 50 बच्चा बैठा है तो 50 के 50 का एक डिफरेंट वेरिएंट आएगा, और उसमें मेजॉरिटी ये होगा कि जो उर्दू लिखी हुई है वो चीज वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं समझा सकेंगे, वो कोई नई चीज बना देते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते सिंधी, बलोची, पंजाबी, उर्दू में है, उसके बाद उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो कोई नई चीज बन जाए। तो उसके लिए बेटा जी हमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना पड़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि हाउ टू बिल्ड द एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पे ऐसे राइटिंग जब आप लिखे लिखा ऐसे पढ़ते हैं, आप कहते हैं ये तो जी बड़ा मुश्किल लिखा होगा, वो मुश्किल नहीं होता। बेसिकली एक्सप्रेशन बिल्डिंग का एक टेक्निक है जो हम आपको बताएंगे। अब ऐसे में क्या करते हैं कुछ बच्चे, मतलब सेल्फ स्टडी वाले ज्यादातर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि रिपोर्ट्स पढ़ ली, रिसर्च कर ली, बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा कर लिया, और वो जब लिखने बैठते हैं तो वो कहते हैं 1950 में ये हुआ, 51 में ये हुआ, 52 में ये हुआ, 53 में ये हुआ। बेसिकली दिस इज रिपोर्ट राइटिंग। जो आपके सिलेबस वाले ने बात की है ना कि ऐसे राइटिंग हैज टू बी ऑन दी स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग, तो वो स्टाइल ऑफ ऐसे राइटिंग टोटली डिफरेंट। रिपोर्ट राइटिंग इज डिफरेंट, आपका जो है समरी राइटिंग इज डिफरेंट, आपका एडिटोरियल राइटिंग डिफरेंट, लेकिन ऐसे राइटिंग एक डिफरेंट मॉड्यूल। तो जब हम क्या करते हैं, हम जनाब अपने तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं तो देन आपको फेल हो जाते हैं। ठीक हो जी, गॉट इट। यहाँ तक हमने सिर्फ बात की है ऐसे के सिलेबस की, कि सिलेबस इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली दीज कंपोनेंट्स। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट में आपका रिसर्च बेस्ड नॉलेज और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो जाता है। आई बिलीव के ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। Now it's time for articulation, simple listed language style of essay writing। ये हम जब राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको बताते हैं आर्टिकुलेशन क्या होती है, क्लैरिटी क्या होती है, लिस्टेड राइटिंग क्या होती है। इसको सिंपल लफ्जों में मैं अगर बात करूं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, वी हैव टू कंक्लूड द सेशन। हमने एंड पे सिमुलेशन एक्सरसाइज यहाँ पे ऐसे लिखवाना भी है आपसे कि इसमें यह है कि सादा जुबान में आपने अपनी बात जो है, अपना मफहूम जो है अंग्रेजी जुबान में अपने एग्जामिनर तक पहुंचाना है। और अगर आप जो लिखना चाह रहे थे, जो कहना चाह रहे थे, एग्जामिनर आपके लिखे हुए को पढ़कर वही समझाए तो आप पास हो जाएंगे। अगर वो आपकी थॉट्स को मिस इंटरप्रेट करके आपके गलत लिखने की वजह से तो आप फेल हो जाएंगे। गॉट इट? सो दिस इज द रिगार्डिंग सिलेबस। अब हमने बात की जी तकरीबन टोटल 15 टॉपिक्स बनते हैं, इनको डिफरेंट एंगल से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वही कमोबेश वो मिक्स करके देता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने पॉवर्टी की बात की, लेट्स कम टू द पॉवर्टी। आज बड़ा बेसिक मॉडल आपको करवाएंगे इंशाल्लाह, पास्ट पेपर से और डिफरेंट मतलब सोर्सेज से, जो आपके ऐसे का मतलब पॉवर्टी पे जो पॉसिबल डायमेंशन बन जाती हैं, बनती हैं, वो मैं आपके सामने रखने लगा। हमारा टॉपिक पहला है जी, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। गुर्बत वायलेंस की बदतरीन शक्ल। दिस इज द कोट ऑफ मिस्टर गांधी, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की ये कोट है। इसमें वो कहते हैं जी आप ऐसे लिखें। फिर कहते हैं जी, पॉवर्टी इज द मेजर हर्डल इन द वे ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। दिस इज आल्सो अ टॉपिक। पॉवर्टी इज द मेजर हर्डल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्ट एंड प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। थर्ड टॉपिक। फोर्थ, मेजर causes of poverty impacts, remedies thereof and with special reference to Pakistan। उसके बाद implementation of Islamic economic system may address the issue of poverty। Poverty leads to disbelief, poverty leads to depression, intellectual poverty breeds into sectarianism and social divisions,
इन पाकिस्तान। अब ये कितने टॉपिक बन गए जी? 8 टॉपिक। जब मैं पॉवर्टी का ऐसे करवाऊंगा ना, आपको कम से कम मैं 100 डिफरेंट आइडियाज उसमें करवाऊंगा, कम से कम 100 आइडियाज। जब वो 100 आइडियाज आपके पास आ जाएंगे ना, तो फिर ये सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। मतलब लेंथी आउटलाइन, हमारा जो तरीकाकार ये था कि हम पहले क्या करते थे, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, ये चीजें डाउनलोड करते थे। इवन आई रिकमेंड कि आप लिखे लिखा ऐसे भी जरूर पढ़ें, आप जो ऐसे की गाइड बुक्स हैं उनको भी पढ़ें, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन प्लीज डोंट कॉपी देयर स्टाइल। अगर स्टाइल कॉपी करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, बिकॉज मतलब आप बहुत सारी बुक्स आप मार्केट से उठा के देखेंगे तो वो बस कॉपी पेस्ट होता है। सो उसको फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ें, और उसमें फिर क्या करें कि पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करें। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि पॉइंट्स किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं और किस तरह से 100 आइडियाज हम इकट्ठे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो गुर्बत क्या है, इस्लामिक फिलोसफी इसके ऊपर क्या है, हिंदुइज्म क्या कहता है जनाब, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, उसके बाद पॉवर्टी क्या जनाब, सोशल मतलब आउटलुक क्या हो सकती है, फिर फिलोसफर्स ने इसके बारे में क्या कहा, फिर ग्लोबल स्टेटस, अमेरिका में, डेवलप्ड वर्ल्ड में इसका स्टेटस क्या है, साउथ एशिया में इसका स्टेटस क्या है, फिर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है। उसके बाद पाकिस्तान के बाद हम बात करें तो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान के में जो हालात हैं इसके पीछे वजूहात कौन कौन सी, कौन कौन सी, फिर उसके असरात क्या हैं। उसमें से वन ऑफ द इम्पैक्ट्स वुड बी द वायलेंस। अब वायलेंस के ऊपर हम यहाँ पे फिर पूरा ऐसे करेंगे तो वायलेंस की कौन कौन सी वजह, मतलब गुरबत की वजह से मुझे, गिव मी वन एग्जांपल। हाँ जी, स्नैचिंग है, स्ट्रीट क्राइम्स है, टेररिज्म है, लोग अपने बच्चे बेच देते हैं गुर्बत की वजह से, इससे बड़ा वायलेंस और क्या हो। लोग सुसाइड कर लेते हैं गुर्बत की वजह से, इससे बड़ा वायलेंस और क्या हो। हाउस होल्ड जो डोमेस्टिक वायलेंस है, दैट इज आल्सो मतलब कैन बी कोटेड। उसके बाद मतलब देयर आर अ नंबर ऑफ मतलब इसके पीछे जो आप कह सकते हैं कि एग्जांपल्स हैं इसकी, उन सारों को हम लिखेंगे। और अभी मैं करवाऊंगा ये वाला ऐसे, पहला टॉपिक आज हम करेंगे इंशाल्लाह, इसकी आउटलाइन, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। हम थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बेसिकली बच्चों को ना तो आउटलाइन बनाना आती है, ना तो बच्चों को ये पता होता है कि हमने ब्रेनस्टॉर्म किस तरह से करना है। बड़े परेशान वो बैठे होते हैं कि जी पता नहीं ऐसे कौन सी बला है। ऐसे राइटिंग इज अ वेरी सिंपल पेपर, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पेपर, बट द थिंग इज दैट यू मस्ट नो द टेक्निक। अगर टेक्निक नहीं आती तो फिर नहीं कर सकते आप देखें ना, मतलब हम इस वाहिद ऐसा पेपर है जिसको हम मतलब यतीम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं जी बाकी पेपर तैयार कर ले, ऐसे नवंबर दिसंबर में जाकर लिख के एक आध ऐसे। मुझे बताएं जी, आप सर्वे करके देखें, 99% जो एस्पायरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, नवंबर दिसंबर में जाके 2-3 ऐसे लिख के चेक करवा लेते हैं और फिर कहते हैं नहीं जी ऐसे राइटिंग का कोई रूल ही नहीं है, इस वजह से फेल हो गए। फिर नंबर जब 5 आते हैं तो फिर मतलब मुंह लटका के बैठ जाए। आपने बेटा जी बात यह है कि इसकी टेक्निक को समझना है। जब टेक्निक आपको आ जाएगी देन थिंग्स विल बी इजी। सो यहाँ तक बात क्लियर है। हमने देखा सिलेबस, कंटेंट देखा और उसके मतलब कोर्स कंटेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। हमारा पहला मॉड्यूल कि जो एक मतलब बिल्कुल नेव स्टूडेंट है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसने सीएसएस की तैयारी करनी है और वो डरा हुआ है ऐसे से कि पता नहीं कौन सा ये लाइन है, टाइगर है, उसके लिए थोड़ा सा आसान करने के लिए एक मॉडल बनाया है कि आप एसे का ब्रेनस्टॉर्म से आउटलाइन तक का सफर आपका कैसा हो। सो उसके लिए ये एक्सरसाइज हम करते हैं। इसके लिए आई नीड योर पार्टिसिपेशन। पहले मैं मॉडल आपको मतलब समझा दूं। ये वो चीजें हैं जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जो आपने चीजें मतलब माइंड में रखनी है, इसको नोट डाउन भी कर लें, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने जब रिसर्च करनी है तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है कि सबसे पहले उस टॉपिक की डेफिनेशन क्या है, फिलोसफी क्या है, एलैबोरेशन क्या है उस टॉपिक की, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, फिर वर्ल्ड वाइड स्टेटस क्या है, ये बताया मैंने पहले आपको। इसका स्नैपशॉट भी आप ले सकते हैं, मॉडर्न दौर है। फिर जनाब स्टेटस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पाकिस्तान में क्या है, अगर टाइप्स हैं तो उसकी कौन कौन सी सोशो इकोनॉमिक रिलीजियो पॉलिटिकल इशू है तो उसमें क्या क्या चीजें मतलब उसकी टाइप्स आ सकती हैं। और फिर मतलब हमारे पास जितने ज्यादातर बच्चे जो अटेम्प्ट करते हैं सीएसएस के पेपर में, दैट इज दी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स उनको चूज किया जाता है नॉर्मली। स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे जो हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट ऐसे, उनसे वैसे ही बहुत डर लगता है बच्चों को। लेकिन हम आपको ऐसे ही करवाएंगे एंड
वुड यू बिलीव, आप फील करेंगे कि ये टॉपिक ज्यादा आसान है। जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं वो ज्यादा इजी होते हैं, आपके पास ज्यादा मार्जिन होता है डिस्कशन का, आपके पास कैनवस ज्यादा ब्रॉड होता है, आप मतलब उसको किसी भी एंगल से जो है डिस्कशन करके अपना स्टांस जो है उसको प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे इंशाल्लाह एब्स्ट्रैक्ट। ये जनरली मतलब टॉपिक्स जो हैं इस तरह के, इनकी काजेज इम्पैक्ट्स होते हैं, फिर इनके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स या काजेज, फिर इम्प्लीकेशंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो मतलब स्टेटस है किसी चीज का। बाज़ वक़्त ये भी पूछ जाता है ना कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इन पाकिस्तान। उसके बाद वे आउट, वे आउट में जनरली हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म देखते हैं, मीडियम टर्म देखते हैं, ऑन द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल मॉडल्स। इंटरनेशनल मॉडल्स को नहीं भूलना भाई। अमेरिका ने गुर्बत पे कैसे काबू पाया, चाइना ने कैसे काबू पाया, माओ जब आया तो उसने क्या पॉलिसी दी, ठीक है, जब वो पावर में आया तो उसने क्या कहा अपनी कौम को, या क्या वो पॉलिसी अडॉप्ट करके उसने कहा जी गुर्बत को खत्म किया जाए। उसने कहा जी सबसे पहले तो क्या किया जाए कि लोगों को साइकिल पे ले आओ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है इसको फिलहाल क्लोज करें और लोगों को साइकिल के ऊपर लेके आए। फिर जनाब उसने मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दी, ठीक है, फिर ब्यूरोक्रेसी जो है उसके रिगार्डिंग भी उसकी रिफॉर्म्स मिलती हैं। तो हम जब इंटरनेशनल मॉडल्स को कंपेयर करके लिखते हैं तो हमारी बात में वजन बन जाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग क्या है, जो हमारा स्टार्ट है आज का, कि मैं आपको डेमोक्रेसी देता हूँ, आपको मैं टॉपिक देता हूँ जनाब गवर्नेंस देता हूँ, आपको इलिटरेसी देता हूँ, विमेन देता हूँ। कहाँ से स्टार्ट होती है, इसको सबसे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। बेसिकली 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स। नंबर 1 पे ब्रेनस्टॉर्मिंग है या ब्रांचिंग ऑफ द आइडिया। अब ब्रांचिंग ऑफ आइडिया पहले सुन लें, फिर मैं लिखवाऊंगा ये सारी चीजें आपको। ब्रांचिंग ऑफ आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि आपने अपने आप को एक लम्हे के लिए एरर फ्री कर देना है। Whatever you are thinking, you don't think so, okay, it is incorrect or it is irrelevant. Relevant, irrelevant हर चीज सोचनी है, उसको इनलिस्ट कर लेना। सेकंड मॉडल इज नाउ इट्स टाइम, अब रेलिवेंट इररेलिवेंट अलग अलग करें, इररेलिवेंट को क्रॉस करते जाएं, जो बच गया वो रेलिवेंट। उसके बाद तीसरी चीज है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है? तरतीब लगाना। कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करें तो वो भी सॉर्टिंग की ऑप्शन आती है। किसी चीज को मतलब तरतीब बाय नेम लगाई जा सकती है, बाय टाइप लगाई जा सकती है किसी तरीके से। उसके बाद अपने आइडियाज को हम तरतीब दे देते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, हम कैटेगरीज बना लेते हैं। एंड दीज कैटेगरीज आर बेसिकली योर रफ आउटलाइन ऑफ योर इंग्लिश। अब हम पहले मिसाल के तौर पे हम टॉपिक जो है, मिसाल के तौर पे एक टॉपिक छोटा सा लेते हैं, या आप मतलब अपने बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए बच्चों वाली एक्सरसाइज है ये। मैं इस वजह से करवा रहा हूँ कि आज चूंकि बिल्कुल बेसिक मॉड्यूल है, हम नेक्स्ट से जो है वो थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे। हम एक टॉपिक लेते हैं, हम कहते हैं जी एजुकेशन इज द टॉपिक। मुझे बताएं कि एजुकेशन का लफ्ज आपके माइंड में आते ही क्या बात आती है? व्हाट इज योर आइडिया? यू आर एरर फ्री राइट एट द मोमेंट। जो आप कहें जी कलम, दवात, आप कहें जनाब के कंप्यूटर, आप कहें चेयर, आप कहते हैं जी एयर कंडीशनर, एवरीथिंग इज रेलिवेंट। एजुकेशन का लफ्ज सुनते आप एक एक आइडिया दें, शाबाश। जी प्लीज। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, शाबाश। कॉलेज, अच्छा नॉलेज, कॉलेज इज फाइन। जी प्लीज। इंफॉर्मेशन, जी। जी ठीक है। डिग्री एक्विजिशन, जी बेटे, ठीक है ठीक है। बुक्स, टीचर एंड स्टूडेंट, शाबाश। एनी अदर आइडिया? स्टेट, ठीक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, जी प्लीज। अपने इस फियर को हमने बेसिकली खत्म करना है कि मैं, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना हमारे स्टूडेंट में, हमें सब कुछ आता है। इश्यू इज दैट हम खामोश तबा लोग हैं, हम बोलते नहीं। रीजन क्या है? मेरा साथ वाला फेलो क्या सोचेगा, एमएससी करके आ गए तो आपको ये भी नहीं पता। टीचर क्या सोचेगा? एक लम्हे के लिए यार ये सोचने से बाहर निकल आए, यू विल बी ए गुड राइटर। फिलोसफर से किसी ने पूछा था ना कि इतने बड़े स्कॉलर कैसे बन गया फिलोसफर? उसने कहा जी मुझे जिस चीज का पता नहीं था मैं पूछ लेता।
सो यहाँ पे आके अगर आप एम्बिग्युइटीज लेके जाएं, अपने माइंड में क्वेश्चन लेके जाएं, तो इट्स नॉट गुड ऑन माय पार्ट एज वेल एज ऑन योर्स। आप यूं समझें आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, आपको जो नहीं आता आप हमसे पूछें, बिकॉज वी आर हियर टू गाइड यू। एजुकेशन बताएं जी। मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के मॉड्यूल पहले इस वजह से लिखवाए हैं। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, अपने माइंड में लेके आए सर डेफिनेशन। व्हाट इज एजुकेशन? कोई बनाए डेफिनेशन अपना। एजुकेशन इज दी टू ब्रिंग दी desirable changes in one's behavior. Exactly. ठीक है, इट्स गुड फॉर सेल्फ रिकग्निशन। कोई भी बना सकते हैं आप अपने पास से, आपको आती हैं, लेकिन आप अभी जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे। उसके बाद हमने क्या किया था, हिस्ट्री, कि तालीम की भी कोई हिस्ट्री है। मैंने कहा था कि आप डोंट बी बुकिश वंस यू आर इन ऐसे क्लास। कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन पे जाएं, अपना माइंड थोड़ा सा ना हम सोचने पे इसको मजबूर करें। जनरल परसेप्शन, एक 2 क्लास का बच्चा सामने बैठा हो, कहता है जी आप एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में बताएं, आप फर बोलेंगे, लेकिन वही आप पीएचडी एक स्कॉलर के सामने बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, आप कहते हैं जी हमें कुछ नहीं आता। एजुकेशन कहां से स्टार्ट हुई थी? हाँ जी, अल्लाह ताला ने जब मतलब इंसान को बनाया तो क्या फर्क था फरिश्तों में और इसमें? इल्म का ही फर्क था ना। उसके बाद फिर जो मतलब तालीम के ऊपर रिलीजन ने एम्फसाइज किया, यू ऑल नो दैट। उसके बाद फिर आ जाती हैं आपकी इसकी टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिलीजियस है, आपकी टेक्निकल है, साइंटिफिक है। अब आप सारों को ये चीजें पता है, लेकिन हमने दरवाजे दिमाग के जो है ना वो शट डाउन किए, बिकॉज डे ड्रीमिंग इज वेरी कॉमन इन स्टूडेंट कम्युनिटी। आपको सीएसएस के पर्चे में बैठे या किसी एग्जाम में जब आप बैठे होते हैं, होता पता क्या है, कहीं से एक लफ्ज का पता चल जाए आप पूरा पेज लिख देते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? because you are fully 100% concentrating at that time on that particular idea. लेकिन जनरल परसेप्शन में हम बैठे हैं, हम इस वक्त ये भी सोच रहे होते हैं कि जनाब आज धूप बड़ी तेज है, ठीक है जी, अभी आज मतलब शाम को जो मैंने वक्त पे भी जाना है। याद रखो कि कंसंट्रेट करना सीखो। 1 घंटा 2 घंटा कंसंट्रेट करके पढ़ लो, बाकी चिल करो। कोई जरूरत नहीं है 18 घंटे बैठने की सीसीएस के लिए, वो दौर पुराना हो चुके हैं। अपनी टारगेटेड स्टडी करो जी, आज मैंने 4 टॉपिक करने, आज 2 टॉपिक करने। 2 टॉपिक 2 घंटे में कर लो, या दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बेशक 18 घंटे बैठे रहो, इट्स योर चॉइस। अच्छा, टाइप्स होगी। उसके बाद ग्लोबल स्टेटस। हम कहते हैं जी हमें नहीं पता ग्लोबल स्टेटस क्या है। जब नहीं पता तो बेसिकली यहाँ पे तो हम क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं। क्वेश्चन जब जनरेट कर रहे हैं तो वी हैव टू एक्सप्लोर इट फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम सोर्सेज। उसके बाद पाकिस्तान में क्या स्टेटस है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जाएं जरा, वहाँ पे देखें कि हमारी एजुकेशन जो है कितने परसेंट लिटरेसी, क्या लिटरेसी रेट है, मेल फीमेल क्या रेशियो है। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट, पाकिस्तान में स्टेटस या अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर स्टेटस अच्छा नहीं है तो व्हाट आर द काजेस? पॉलिटिकल काजेस, इकोनॉमिक काजेस, सोशल काजेस, रिलीजियस काजेस। उसके बाद कल्चरल काजेस। कल्चरल काजेस भी है ना कि उस इलाकों में कहा जाता है जी पढ़ाई की क्या जरूरत है, सोशल बैरियर्स हैं। एग्जैक्टली, उसमें आ जाते हैं ना पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड जो मतलब आपकी चीजें आ जाती हैं। गॉट इट? क्लियर है जी? क्या मुश्किल है इसमें? उसके बाद इम्पैक्ट्स। इस बैड मतलब जो सिचुएशन है, या हम कहते हैं जी लो लिटरेसी रेट जो है, या इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट्स आ रहा है? गुर्बत आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो एसेट से लायबिलिटी में चेंज होती जा रही है। उसके बाद आप देखते हैं कि जनाब ये जो माइग्रेशंस हो रही हैं फ्रिक्वेंट, मतलब लोग बाहर भाग रहे हैं। ये रिसेंट जो मतलब मिसहैप हुआ है कश्ती वाला, ये चीज़ें हो गई हैं। फिर टेररिज्म इज़ वेरी कॉमन। उसमें नॉर्मली जो पॉवर्टी का शिकार लोग होते हैं उन्हीं को एक्सप्लॉइट किया जाता है, अनएजुकेटेड जो है उनको ब्रेन स्टॉर्म कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उसके अलावा और बहुत सारी मतलब इसके इम्पैक्ट्स हैं जो हमें फेस करना पड़ रहे हैं। आपका मतलब साइंटिफिक लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन, व्हाई यू आर लैगिंग बिहाइंड? एजुकेशन नहीं है आप, ठीक है जी। अच्छा,
ये इम्पैक्ट्स हमारे सामने आ गया, अब सोल्यूशन क्या है, क्या किया जाए? Got it? So this is how you have to research on a particular topic, make the questions, brainstorm. ये तो एक जनरल मैंने, अब मैं इससे भी सिंपल चीज पे आया हूँ. दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका बेशक स्नैपशॉट ले लें. पहला हमारा काम है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग. ऐसे राइटिंग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक मतलब लाइट सी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है. द फर्स्ट थिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग और ब्रांचिंग ऑफ द आइडिया. You are supposed to explore all the possible dimensions of the given topic. आपने ये नहीं करना कि जनाब सिर्फ सोशल चीजें देख लेनी है. अब होता क्या है कि एनर्जी क्राइसिस पे ऐसे आता है, लोग पूरे का पूरा ऐसे बिजली पे लिख के आ जाते हैं विदाउट थिंकिंग दैट कि जनाब एनर्जी की आपकी बहुत सारी और भी टाइप्स हैं और इसको मतलब डिफरेंट एंगल से एक्सप्लोर किया जा सकता है. फिर फेल होते हैं, नंबर आते हैं 15, फिर कहते हैं नहीं जी ऐसे राइटिंग हैज नो रोल. सो इस चीज से आपने बचना है. तो मैंने ये जो पहले आपको करवाया ना कि यू आर टोटली रेलिवेंट व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज. आपने क्या करना है कि आइडियाज कलेक्ट करने हैं, आइदर रेलिवेंट, इररेलेवेंट, करेक्ट, इनकरेक्ट लिखने हैं भाई. ठीक है जी. उसके बाद सेकंड थिंग इज, ये आपको मैंने सिमुलेशन एक्सरसाइज में ये चीज करवाई है. आपने क्या किया, एजुकेशन लिखा है, मुझे रीजन में स्कूल आया है, इस्लामिक एजुकेशन आए, लर्निंग आए, सेल्फ रिकग्निशन, चेंज इन बिहेवियर, एजुकेशन, पेपर, इंक. जो मतलब लोग परेशान हो रहे थे जी शायद मतलब ये बड़े इररेलेवेंट आइडियाज हैं, स्टूडेंट, ये सारे मैंने इस तरह से पेपर के ऊपर लिख दिए. गॉट इट? नाउ सेकंड थिंग इज इनलिस्टिंग दिस आइडियाज. ये आपके सामने मैंने इसको इनलिस्ट कर दिया. Let's wait a few minutes. उधर से बुलाए ना किसी को. आप बेटे जाए. सो उनके आने तक मतलब हम देखते हैं कि ये जितने भी आइडियाज थे इनको हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं. ठीक है जी. अब उस लिस्ट में रेलेवेंट, इररेलेवेंट सारे हमने लिखे. सेकंड जो हमारा काम होगा वो ये होगा, उसमें हम इररेलेवेंट को क्रॉस करते जाएंगे और रेलेवेंट जो है उनको रिटेन कर लेंगे. ये यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको इनलिस्ट कर लिया है. यहाँ तक क्लियर? अब मैं कहता हूँ जी इसमें बहुत सारे आइडियाज जो हैं इररेलेवेंट हैं. शिफ्टिंग करनी है हमने सेकंड कॉलम में. शिफ्टिंग क्या होती है? घर में छलनी देखी है कभी, आटा छानने वाली? क्या काम होता है उसका? हाँ जी, कोर्स पार्टिकल को साइड पे और फाइन को साइड पे, मतलब डिजायरेबल और अनडिजायरेबल को अलग अलग करते थे. ये तो यहाँ भी डिजायरेबल आइडियाज अलग और अनडिजायरेबल अलग. सेकंड मतलब हम पेज में जाते हैं. ये देखें जी, यहाँ पे हमें जो इररेलेवेंट लगे वो हमने क्रॉस कर दिए और रेलिवेंट को सेकंड मतलब पेज में ले आए. दैट इज द शिफ्टिंग. उसके बाद है जी सॉर्टिंग. तरतीब लगाना है हमने, कैटेगरीज बनानी है. कैटेगरीज कैसे बनानी है? जैसे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में देखा था कि पहले डेफिनेशन आती है, फिर कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर टाइप्स आ जाती हैं, फिर जनाब काजेस आ जाती हैं, इम्पैक्ट्स आ जाती हैं. तो ये देखिए जनाब यहीं से उठा के हमने चीजें इधर डाली हैं. डेफिनेशन के नीचे हमने चेंज इन बिहेवियर, ये सेल्फ रिकग्निशन, लर्निंग, ये तीनों चीजें डेफिनेशन के अंदर डाल दी. टाइप्स साइंटिफिक, इसमें हमने फॉर्मल एजुकेशन को उठाया. उसके बाद जनाब हमने बाकी जो मतलब इस्लामिक एजुकेशन थी उसको उठाया और टेक्निकल, ये तरतीब यहाँ पे आ गई. वर्ड वाइड स्टेटस का हमने कोई ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया हुआ, हमने नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया. काजेज ऑफ पुअर एजुकेशन स्टेटस इन पाकिस्तान, ये 2-3 पॉइंट लिखे थे, ये लिख दिए. उसके बाद पुअर एजुकेशन का जो इम्पैक्ट्स हैं ये 2 लिखे थे हमने, ये कर दिए. बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये कंप्लीट आउटलाइन नहीं है, जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि हमने चीजों को किस तरतीब से किस तरह से. अब अगर ये वाला सॉर्टेड जो मतलब हमारा मटेरियल है इसको मैं अलग से करके लिखूं, सो दिस विल बी रफ आउटलाइन ऑफ माय एसे. गॉट इट? बन जाएगी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, मतलब फॉर द बिगिनर्स जो पहली दफा से मतलब ऐसे की तैयारी कर रहे हैं. दिस इज फॉर यू गाइस. अब अगली बात हमारे पास आती है कि ऐसे के कंपोनेंट्स या ऐसे क्या चीज है.
इसको प्लीज डोंट कोट दिस आउटलाइन, बिकॉज ये तो बिल्कुल बच्चों वाली है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई कंक्रीट आइडिया नहीं है रिगार्डिंग सीएसएस, जस्ट आपको समझाने के लिए मतलब बनाया। अब अगर बात करें हम के हमारे पास हमने 2 टॉपिक 3 कवर कर लिए। नंबर 1 के एसए का सिलेबस क्या, उसके बाद एसए का जो मतलब कोर्स कंटेंट है उनकी क्या अहमियत है, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे क्या होता है, रिसर्च हमने कैसे करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बेसिक मॉड्यूल्स जो बल्कि स्कूल गोइंग बच्चों को सिखाए जाते हैं वो बताया मैंने कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक पे कैसे करनी है। ये जरूरी इस वजह से है क्योंकि हमारी रिसर्च इसके ऊपर बेस कर रही है, हमने ये चीजें करनी है तो हमारी रिसर्च होगी। अब अगर बात की जाए कि हमने से फॉर एग्जांपल कंटेंट हमने इकट्ठा कर लिया, कोई भी टॉपिक है, लेट्स सपोज गवर्नेंस है, पॉवर्टी है, या हम कहते हैं कि जी आर एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज, या हम कहते हैं क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, जो आपके ऐसे के मतलब टॉपिक्स आते हैं। हमने ब्रेनस्टॉर्म करके इसके ऊपर जनाब 2 दिन पूरे लगा के कोई 30-40 सफ़े पढ़ लिए और किताबें भी पढ़ ली हैं और उसके ऊपर हमने पॉइंट्स निकाल लिए कि इसमें ये आइडियाज हो सकते हैं। अब अगली फेज हमारी ये है राइटिंग, हमने राइटिंग कैसे करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो जरूरी चीज है अंडरस्टैंड करना है कि इंग्लिश ऐसे है क्या चीज। ऐसे इज अ कमेंट्री, आपके पास आइडियाज मौजूद है, आप किसी भी गिवन टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं और उन आइडियाज को कोट करते हैं टू सेंसिटाइज योर आर्गुमेंट, दैट इज द एसेंस। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो गुर्बत बहुत है, एक तो मतलब लड़ाई होती है बच्चों की, एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद मैं जनाब सही डायमेंशन में लिख के आऊँ, आप गलत डायमेंशन में लिखें, आप जब पेपर देंगे ना ये बड़ी वहाँ पे आपको चीज मिलेगी, जिस डायमेंशन पे मैंने लिखा है दैट इज द करेक्ट वन, बाकी इररेलेवेंट है आपका गलत है। याद रखें आप किसी भी डायमेंशन में लिखें लेकिन होना रैशनल चाहिए, इरेशनल नहीं चाहिए। किसी भी डायमेंशन पे लिखें उस पर अगर आपके पास कंक्रीट आइडियाज हैं आप पास हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ऐसे है जनाब कि पाकिस्तान गुर्बत का शिकार, इस पे क्या आपकी टेक हो सकती है, जवाब आपका क्या हो सकता है, 1 लाइनर जवाब, आइदर यस नो, यस नो। यस नो तो समझ आता है पहला, यस जी हम एग्री करते हैं टॉपिक पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है। एक बच्चा कहता है बिल्कुल गुर्बत नहीं है, एक कहता है जी पहले गुर्बत थी लेकिन अब नहीं है, या वो कहता है कि जी पहले गुर्बत नहीं थी अब बढ़ रही है। मतलब यही पॉसिबल डायमेंशन बेटे हो सकती है जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं। अब ये जो आप मतलब कोई भी स्टैंस पकड़ रहे हैं, कोई भी आप मतलब एक अपना ओपिनियन ले रहे हैं, तो ये जो पहला ओपनिंग लाइंस हैं या पहला आपका जो स्टांस है, ऐसे की लैंग्वेज में आपने सुना होगा थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट, आपने जो थीसिस बिल्ड किया है बेसिकली क्या है, आपने एक स्टैंस ले लिया है, आपने एक डायमेंशन पकड़ लिया है कि जी मैं इस पे लिखूंगा। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि अब आपने इन द लाइट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपने जनाब इसमें डिफरेंट जो नैरेटिव्स हैं वो यूज करने हैं और अपने स्टांस को आपने बात को प्रूव करना है। इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा कि यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक अ लॉयर, जैसे एक वकील होता है, हम कहते हैं जनाब के 2 वकील हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, हियर इज द जज। टॉपिक इज अली इज अ थीफ, केस आ जाते हैं इनके पास कि अली चोर है। पहला कहता है जी ही इज नॉट थीफ, सेकंड कहता है यस ही इज अ थीफ।
अब यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन और लैंग्वेज का भी फर्क पड़ेगा कि जो पहले नंबर वाला है ये बड़ी जखीम किस्म की अंग्रेजी लिखता है, बड़ी मुश्किल अंग्रेजी, इडियम्स भी यूज करता है, कोट्स भी लिखता है, और इसकी बात में सिर्फ एक ही बात करता है घुमा फिरा के कि देयर इज नो ब्लिंकिंग द फैक्ट दैट अली इज अ थीफ, ही इज अ थीफ, आई बिलीव ही इज अ थीफ, हिज फैमिली इज थीफ, मतलब इस तरह करके ना वो बार बार अपनी वही बात घुमा फिरा के लैंग्वेज में लिख देता है कि जी वो चोर है। दूसरा कहता है जनाब वो चोर नहीं है, वो सादा जुबान में लिखता है, वो कहता है ही इज नॉट अ थीफ, क्योंकि जब चोरी हुई थी तो यहाँ इसका लोकेशन डेटा बताता है कि वहां पे मौजूद नहीं था, पहला आर्गुमेंट। फिर वो कहता है कि इसकी फैमिली हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई मतलब क्रिमिनल इनके ऊपर वो हिस्ट्री नहीं है, नंबर 2। फिर इसकी अपनी फैमिली अपनी हिस्ट्री देखी जाए तो इस पे आज तक कोई मुकदमा नहीं है, नंबर 4। इसका लोकेशन डेटा शो करता है कि ये उस वक्त फलां सिटी में था जब चोरी हुई, हेंस प्रूव्ड कि मैंने जो बात की थीसिस लिया था कि ही इज नॉट अ थीफ। अब मुझे बताएं कि मुश्किल अंग्रेजी वाले की जज मानेगा या आसान वाले की, बिकॉज एविडेंस बेस को बात कर रहा है, आर्ग्यूमेंट दे रहा है। बहुत मुश्किल नहीं लिखने ना, आपको क्या जरूरत है, बाज़ औक़ात बेटे बात यह है कि हम जब लिखना बैठते हैं अगर आपको कमांड है लैंग्वेज पे तो लिखें, लेकिन हमारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि जब वो कंपाउंड सेंटेंसेस लिखते हैं, लेंथी सेंटेंसेस लिखते हैं तो एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप मतलब आसान पढ़ना है ना तो डॉक्टर AH ख्याल, इनके आर्टिकल्स गूगल पे आपने सर्च करना, डॉक्टर AH ख्याल के आर्टिकल्स मतलब क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए शॉर्ट एंड ब्रीफ राइटिंग, छोटे छोटे सेंटेंसेस। आप जितने छोटे सेंटेंस लिखेंगे गलती का उतने चांस कम होंगे, बिकॉज वी हैव टू मिनिमाइज एरर्स। जितनी एरर्स हुई उतने क्रॉस बेटे लगते जाने हैं, जितने क्रॉस लगने हैं उतने मार्क्स आपके कटते जाने। हमने शेक्सपियर नहीं बनना, हमने कोई PhD नहीं करना, हमने एग्जामिनर से जो है वो अपने पासिंग मार्क्स लेने हैं एट एनी कॉस्ट। और इसमें कोई मतलब बैद नहीं है कि आप, हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम इसके पेपर की तैयारी नहीं करते ना, तो हम 40 की माइंड अपना लेके जाते हैं। दिस इज द पेपर जो आपको 70 की दे सकते, एंड इट इज ऑन द रिकॉर्ड, बच्चे ले रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करें तो मतलब ये कोई मुश्किल मॉडल नहीं है, और ये ऐसा मॉडल है जो आपके बाकी 1100 पेपर को भी इफेक्ट करता है। आपके पास नॉलेज मौजूद है, पेपर के ऊपर आपने एनालिसिस लिखना है। एनालिसिस लिखना कौन सिखाएगा? ऐसे राइटिंग। अगर ऐसे राइटिंग नहीं आती तो फिर आप बाकी पेपर्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। जो कहते हैं ना जी बाकी तैयारी कर लें तो ऐसे एंड पे तैयार करेंगे, उनके साथ फिर एंड पे बड़ी बुरी होती है। जी मेरे तो मार्क्स ही जो है वो एग्रीगेट ही नहीं बना, 1200 में से मेरे 600 नंबर भी नहीं आया कि मैं मतलब पासिंग मार्क्स आ जाए। मैं तो पास तो सब में था लेकिन जनाब एग्रीगेट ही नहीं बना, ये इशू हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो उसके लिए ऐसी राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने स्टांस, हमने स्टांस की समझ आ गई एक मतलब तो इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। हमारा जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें हम इंशाल्लाह ये ऐसे जो है वो डिटेल के साथ करेंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड।